प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। टॉपिक चल रहा था भाषा, व्याकरण, लिपि और बोली। भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण का अपना टॉपिक चल रहा था। उसमें हमने भाषा के दो रूप पढ़े थे, मौखिक और लिखित। मुख्य रूप से दो ही प्रकार की होती है। एक और हमने पढ़ा था कि सांकेतिक भाषा का भी अपना एक महत्व है। अब आगे का जो पॉइंट है वह है मौखिक व लिखित भाषा में अंतर। मौखिक व लिखित भाषा में अंतर। मौखिक और लिखित भाषा में कुछ अंतर होते हैं। जैसे नंबर 1 की बात करें कि मौखिक भाषा जो होती है वह तो होती है स्वाभाविक और लिखित भाषा होती है कृत्रिम। मौखिक होती है स्वाभाविक और लिखित जो होती है वह होती है कृत्रिम। मौखिक व लिखित भाषा में हमने अंतर देखा। इसमें कुछ अंतर होते हैं। जैसे नंबर 1 की बात हमने की कि मौखिक भाषा जो होती है वह स्वाभाविक होती है, लिखित भाषा जो होती है वह कृत्रिम होती है। दूसरे नंबर की बात करें कि मौखिक भाषा पर स्थानीय जो भी बोलियां हैं उनका प्रभाव रहता है। मौखिक भाषा पर जो भी स्थानीय बोलियां हैं, स्थानीय बोली का प्रभाव रहता है, जबकि लिखित भाषा में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लेखक जो होता है वह इस भाषा में लेखक को सतर्क होकर के लिखना पड़ता है। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरी जो विशेषता है कि मौखिक भाषा जो है वह परिवर्तनशील होती है। हम अपने विचार दूसरे व्यक्ति के सामने रख रहे हैं तो उन विचारों में हम जो चेंजेस कर सकते हैं, जो परिवर्तन कर सकते हैं। कौन सी भाषा में? मौखिक भाषा में। तो हमने क्या देखा कि मौखिक जो भाषा होती है वह परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा जो होती है स्थिर होती है। एक बार हम अपने विचार जो लिख देते हैं वो स्थिर हो जाते हैं। और इसकी चौथी विशेषता देखते हैं कि मौखिक भाषा में हमेशा ताजगी रहती है, जबकि लिखित जो भाषा होती है वह रूढ़ और प्राचीनता से युक्त होती है। अब हम बात करते हैं बोली और उपभाषा। बोली या उपभाषा। बोली को उपभाषा भी कहते हैं। और विद्यार्थियों, ये जो बोली होती है या ये जो उपभाषा होती है, ये 15-20 किलोमीटर के अंदर, 15 से 20 किलोमीटर इसमें परिवर्तन होता रहता है कि यहां जैसे हम जिस जगह खड़े हैं वहां से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में इसमें निश्चित रूप से लोगों के बोलने का जो तरीका है, लोगों के बात कहने की जो विधि है, जो तरीका है, उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। तो बोली की परिभाषा हम देखते हैं कि भाषा के सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को हम बोली या उपभाषा के नाम से जानते हैं। और हमने इसमें यह भी देखा कि 15 से 20 किलोमीटर में इसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। अब हम बात करते हैं उपबोली की। बोली के बाद में आती है उपबोली। उपबोली, उपबोली की परिभाषा अपन देखते हैं। बोली की तो हमने देखी कि 15-20 किलोमीटर के बाद में बोली में परिवर्तन होता है। अब उपबोली की परिभाषा देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में दूसरे व्यक्ति की भाषा से अंतर होता है। यह हम सबको पता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसकी भाषा में दूसरे व्यक्ति की भाषा से बिल्कुल अंतर होता है। व्यक्तिगत बोली ही सामूहिक रूप में प्रयुक्त होने पर उसको हम उपबोली के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र यानी देश की, भाषा यानी भाषा, यानी कि एक ऐसी भाषा, एक ऐसे विचार जो पूरे देश में चलते हों। एक ऐसे विचार या एक ऐसी भाषा या हम अपने जो मन के जो भी विचार हैं वो किसी भी देश के किसी भी राज्य में खड़े होकर के अपने विचार दूसरे लोगों के सामने रखें
और वो विचार दूसरे लोग जो हैं आसानी से समझ जाएं तो वो राष्ट्रभाषा की श्रेणी में आता है। इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि सभी क्षेत्रों, उप क्षेत्रों तथा प्रांतों में अपनी अपनी बोलियों तथा भाषाओं का प्रयोग करते रहने पर भी राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखते हुए सभी जो भी देशवासी हैं या सभी राष्ट्रवासी हैं जिस भाषा का प्रयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए करते हैं उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हिंदी जो है वो हमें हमारे सभी प्रांतों में और सभी जगह पर अच्छी तरीके से बोली और समझी जाने वाली है। अब इसके बाद में आता है राजभाषा। विद्यार्थियों, राजभाषा जो होती है इसकी भी सीधी सी परिभाषा है कि राज कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, राज कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा के नाम से जानते हैं। और हमारा देश जो भारत है बड़ा विशाल देश है। भारत में हिंदी को 14 सितंबर 1949 के दिन, कब 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन इसके पक्ष में कोई मजबूत या कठोर कानून आज तक नहीं बना है। कहने को तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जो भाषा है वह हिंदी है, लेकिन रियल पोजीशन क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, बड़ी दुखी करने वाली स्थिति है। आज हम दिल्ली से उधर चले जाते हैं, चेन्नई की तरफ जाते हैं, दिल्ली से झांसी, मथुरा, आगरा, नागपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जैसे जैसे हम अलग अलग स्टेटों को पार करते हुए जाते हैं, अंत में चेन्नई में तो हमारी स्थिति ये हो जाती है कि हम हिंदी को जानते तक नहीं। यानी कि वहाँ के जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि राजस्थान का व्यक्ति अगर चेन्नई में चला जाता है तो अपने ही देश में जा करके वो परायापन सा महसूस करने लग जाता है, क्योंकि वहाँ हिंदी का जो प्रभाव है एक तरीके से अपन बात करें तो ऐसा मान लीजिए कि खत्म होता हुआ सा ही प्रभाव है। अब हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है वह है भाषा और बोली में अंतर। अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक की बात करते हैं, भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र जो होता है व्यापक होता है और बोली जो अभी आपको बताया 20 से 25, 15 से 20 किलोमीटर के एरिया तक इसमें परिवर्तन होता रहता है, और भाषा का क्षेत्र जो होता है बड़ा व्यापक होता है। तो हम बात करते हैं भाषा और बोली में अंतर की। जैसे नंबर 1 हमने देखा कि भाषा का जो क्षेत्र होता है बड़ा व्यापक होता है और बोली का जो क्षेत्र होता है वह 15 से 20 किलोमीटर के एरिया तक होता है। अगली बात करते हैं कि इसकी दूसरी विशेषता की बात करते हैं कि किसी भी भाषा का अपना साहित्य होता है, लेकिन अगर बोली का साहित्य हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? भारत की राष्ट्रभाषा का नाम बताइए। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है, प्रश्न 1, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारे देश की राष्ट्रभाषा का नाम बताइए। विद्यार्थियों, हमने अभी बात की थी कि भारत एक विशाल देश है और इस देश की राष्ट्रभाषा होना कंपलसरी है, जरूरी है। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देखते हैं, देखी भी थी कि राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की
एकता को ध्यान में रखते हुए सभी राष्ट्र या सभी राज्य जिस भाषा का प्रयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए करते हैं उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और भारत की जो राष्ट्रभाषा है वह हिंदी है। यह केवल हम किताबों में पढ़ते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारा देश जो भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। आज हम पूरे देश में अगर भ्रमण करें तो हमें एक बात का दुख होता है, हमें मतलब बड़ा विचित्र सा एक एहसास होता है कि आज हम अपने देश में कहने को तो हम कहते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन यूं ही हम हमारे पूरे के पूरे देश में भ्रमण करते हैं तो हमें ये नहीं लगता है कि हम अपने ही देश में हैं या किसी पराये देश में चले गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी दो भाषाओं के नाम बताइए जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन बढ़ता है, ऐसी दो भाषाओं के नाम बताइए। ऐसी दो भाषाओं के नाम बताइए जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। नंबर 1 है अरबी और नंबर 2 है फारसी। क्वेश्चन दूसरा है, ऐसी दो भाषाओं के नाम बताइए जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं जैसे ये अपना जो ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है, अपना जो ये बोर्ड है, दाईं यानी कि दायां भाग ये है और बायां भाग ये है, तो इस भाग से इस तरफ लिखी जाने वाली जो भाषा है, तो दो भाषाएं हैं अरबी और फारसी। हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि है देवनागरी, और देवनागरी जो भाषा है वह किधर से किधर लिखी जाती है, बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वह बनता है कि हिंदी भाषा की दो विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्या बनता है, हिंदी भाषा की दो विशेषताएं बताइए। हिंदी भाषा की दो विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगर ये एग्जाम में आता है कि हिंदी भाषा की दो विशेषताएं लिखिए या हिंदी भाषा की दो विशेषताएं बताइए, तो नंबर 1 है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सबको पता है। और इस लिपि की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है जो एक वैज्ञानिक लिपि है, अतः इसके अनुसार जैसा बोला जाता है ना वैसा ही अपने को लिखना पड़ता है या लिखा जाता है। दूसरी विशेषता है स्वतंत्रता संग्राम का संचालन हिंदी में किया गया था, अतः इसमें राष्ट्रीयता की जो भावना है वह भरी हुई है। अगला जो क्वेश्चन बनता है कि भाषा के कोई दो रूप बताइए। भाषा के कोई दो रूप बताइए। ये क्वेश्चन घूम करके ऐसे भी आ सकता है कि मुख्य रूप से भाषा कितने प्रकार की होती है, नाम बताइए। तो आप, और ये क्वेश्चन ऐसा भी आ गया है कि भाषा की कोई दो रूप बताइए। तो भाषा दो प्रकार की मुख्य होती है, एक तो मौखिक और दूसरी होती है लिखित। तो विद्यार्थियों, हमारा जो पॉइंट था भाषा व्याकरण लिपि यही समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।